पास में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बात करेंगे। It is an imaginary force when an object is observed from a rotating frame. A rotating frame or non-inertial frame of reference. So when an object is observed from a rotating frame or non-inertial frame of reference, then for question solving, this force is considered. ये वैसा ही जैसा शूडो फोर्स हमने देखा था ट्रांसलेटरी मोशन में, तो ये रोटेटरी मोशन के लिए है ना। जब फ्रेम रोटेट कर रहा होगा तब हम लोग इस फोर्स के बारे में बात करेंगे, यानी उस फ्रेम में बैठने के बाद में, है ना। यानी इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम रोटेटिंग फ्रेम, वो भी है ना किसके लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ, बस और कुछ नहीं है। एक तरह से ये ट्रिक है ना, जो इसके थ्रू हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कोई कुछ नहीं है इसके अलावा। ठीक, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं मैग्नीट्यूड की बात बता देता हूं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू ओमेगा स्क्वायर, यानी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेटिंग फ्रेम इनटू आर। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड होगा हमेशा। ये लिख लो, फिर बताता हूँ मैं एम क्या है, ओमेगा क्या है, आर क्या है, ये भी लिख देता हूँ। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर। सर हो गया सर। सर एक मिनट लिख लीजिए। हाँ सर हो गया। एम क्या है यहाँ? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी of
रोटेटिंग फ्रेम और r क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, जैसे अच्छा पहले डायरेक्शन भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। It is always along the radial direction. It is always along the radial direction and away from the center of the circle in which it is always along the सीधा लिख देता हूं मैं, इतना करने की जरूरत नहीं। रेडियल it is always along the radially and along the it is always along the radially and away from the center. ठीक है, मतलब क्या लिखते हैं ये बताता हूं मैं आपको। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ द सर्कल है। लिख लिया? हाँ सर। सबने लिख लिया भाई? यस सर। तो जैसे मान लो यहाँ ये एक रोटेटिंग टेबल है ना, ये टर्न टेबल है और ये एक्सिस है जिसके अबाउट ये ओमेगा से रोटेट कर रही है और एक आदमी मान लो यहीं खड़ा हुआ है, ये ए, और एक आदमी ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ये बी है, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट है जो इसके साथ साथ घूम रहा है, यानी मान लो एक ब्लॉक है
इस आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है ना, तो ये भी ओमेगा से घूम रहा है। तो ग्राउंड से जो बंदा देख रहा है वो तो हम लोग क्वेश्चन कर ही चुके हैं। यानी अगर मैं बात करूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करता हूं, ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की अगर बात करें तो आप यहाँ देखो, अगर इस सर्कल में घूम रहा है तो सिंपल सी बात है कि ये अगर इस सर्कल में घूम रहा है तो ये यूनिफॉर्म, क्योंकि ओमेगा यहाँ कांस्टेंट है, तो आप देख रहे हो कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है। इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेंगे जो कि एफ सी है, और वो इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होगा ना, ये फोर्स होगा। ये फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ इक्वल टू क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल होगा। ये बात समझ में आई पहले तो, यानी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी में बात कर रहा हूं यहाँ, है ना। तो इसको क्या लग रहा है, इसको तो लग रहा है सर्कल में घूम रहा है, तो इसका मतलब इसको नेट सेंट्रीपिटल फोर्स जो है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ये बात सुनना है पहले तो। वापस से इश्यू चल रहा है क्या आप लोगों के साइड यार? हाँ सर। आज भी इश्यू है? नहीं है। नहीं है ना। ये पॉइंट क्लियर हुआ मैंने क्या कहा यहाँ। तो ग्राउंड फ्रेम से अगर आप देख रहे हो तो यानी एफ एस इक्वल टू क्या होगा, यहाँ एम ओमेगा स्क्वायर आर होगा। ये पॉइंट क्लियर है पहले तो? यस है ना, क्योंकि इसी को आप ये भी ले सकते हो भाई, हमें मालूम है कि अगर इसकी स्पीड की बात करें, इसकी स्पीड v है, तो यानी v इक्वल टू क्या होगा, यहाँ ओमेगा इंटू आर होगा। तो आप इसको ये भी ले सकते हो, एम वी स्क्वायर बाई आर भी ले सकते हो, है ना, वह एक ही बात है, क्योंकि आप ओमेगा को v बाई आर लिख सकते हो। तो अल्टीमेटली हमारे पास में एफ एस इक्वल टू है एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम वी स्क्वायर बाई आर, या और ये इक्वल टू एफ एस है। ओके, जो कि एफ एस की डायरेक्शन किधर है, यहाँ टुवर्ड दी सेंटर है, क्योंकि एफ इक्वल टू एम एल अप्लाई करेंगे। ये लिख लो पहले। वेदांत बात करते हैं, अगर मैं ए जो ऑब्जर्वर है उसके रेस्पेक्ट में बात करूं तो यानी नेक्स्ट हमारे पास में विद रेस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम, है ना। रिकॉर्डिंग हो रही है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है ना भाई? यस सर हो रही है। हाँ सर हो रही है। हाँ सर हो रही है। तो विद रेस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम या विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए, तो ये हमारे पास में रोटेटिंग फ्रेम है, तो ये इसके रेडियस आर है और ये आदमी यहाँ है, यानी ऑब्जर्वर यहाँ है ए, तो उसके रेस्पेक्ट में जाएंगे तो ये डिस्क क्या हो जाएगी, ये रेस्ट पर आ गई ना। अगर ये डिस्क रेस्ट पर आ गई है तो फिर आप ओमेगा की बात नहीं कर सकते अब, क्योंकि तो रेस्ट पर आ गई, उसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो। लेकिन आपको मालूम है कि हमारे पास में नॉर्मल, mg यानी वेट, फ्रिक्शन, टेंशन, स्प्रिंग, ये सब क्या है,
रियल फोर्स है ना। तो रियल फोर्स फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते हैं, पहले बात हो चुकी है हमारी। तो यहाँ इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं देखो आप। अगर आप इसका एफबीडी बनाओ, इस ब्लॉक का अगर आप एफबीडी बनाने जाते हो तो आप देख रहे हो कि इसको वर्टिकली नॉर्मल लग रहा होगा, है ना। डाउनवर्ड इसको mg लग रहा होगा, और जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो इसको इधर की तरफ लगेगा ही लगेगा। लेकिन आप देख रहे हो कि इस आदमी के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है कि नहीं, क्योंकि अगर ये रेस्ट पे मैं मान रहा हूं ये फ्रेम, इसका मतलब इस आदमी के रेस्पेक्ट में ये फ्रेम रेस्ट पर आ गया, तो ब्लॉक भी रेस्ट पर है, क्योंकि इस ब्लॉक भी क्या कर रहा है, टर्न टेबल के साथ साथ रोटेट कर रहा है। तो इस पर देखा जाए तो कौन कौन से फोर्स आ गए हैं, इस पर एफ तो आ ही रहा है, वर्टिकली आप देखो नॉर्मल आ रहा है, डाउनवर्ड क्या आ रहा है, mg आ रहा है, लेकिन ये तो रेस्ट पर है। तो सिंस ब्लॉक इज एट रेस्ट with respect to turntable, तो अगर ये रेस्ट पर है इसका मतलब नेट फोर्स तो जीरो होना चाहिए, लेकिन नेट फोर्स तो वहां जीरो नहीं है। तो हम लोग उसको नेट फोर्स को जीरो करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फोर्स इसको बाहर की तरफ ले रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इस ब्लॉक का मास ओमेगा का होल स्क्वायर, जो इस टर्नटेबल की एंगुलर वेलोसिटी है, और सेंटर से डिस्टेंस क्या है इसकी r। तो ये अगर रेस्ट पर है तो इसका मतलब एफ एस इक्वल टू क्या होना चाहिए, सी जी, यानी एम ओमेगा स्क्वायर आर होना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बताने के लिए इस कॉन्सेप्ट को हमने क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। क्यों, क्योंकि एफ एस की वैल्यू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो एम ओमेगा स्क्वायर आर ही फिर वही रहेगी, क्योंकि वो तो रियल फोर्स है, वो चेंज हो नहीं सकता है। तो हमने सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए बाहर एक फोर्स लगा दिया जिसकी वैल्यू ये होती है, और उस क्योंकि रेस्ट पर है तो दोनों होने क्या होने चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, हमने बैलेंस कर दिया। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, हाँ सर। है Yes, ना। sir. लिख लो इसको, लिख लो इसको। हाँ लिख लीजिए आराम से, है ना। अब जैसे इसको हम लोग यूज करते हैं अब रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट, उस पर चलते हैं। चलते हैं हम लोग वही बता देता हूँ फिर मैं आपको, है ना। Effect of Earth's rotation on apparent weight of an object, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं हम लोग। तो मान लो जैसे कि ये अर्थ है और इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, और मान लो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये एंगल मैंने मान लिया कि लैम्बडा है, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिकल साउथ है ना। ये क्या होता है, ज्योग्राफिकल साउथ है, और ये क्या है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ है।
ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, तो आप देखो कि ये इस रेडियस के सर्कल में मान लो घूम रहा है, इस रेडियस के सर्कल में। ये रेडियस मैंने मान लिया कि r है, मान लो स्मॉल r, और अर्थ की जो रेडियस है वो कैपिटल R है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये r है तो ये एंगल कितना हमारे पास में, ये वाला एंगल होगा लैम्बडा। तो ये पूरा ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये कैपिटल R है ना, यानी स्मॉल r बाई कैपिटल R इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा ना, यानी r इक्वल टू हमारे पास आ गया कॉस थीटा। अब ये इस रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, तो सिंपल सी बात, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो यहाँ से लगेगा ना, कितना लगेगा, क्योंकि मैं इसी पे बैठ के देख रहा हूँ इसको, ठीक है। तो अर्थ विद रेस्पेक्ट टू अर्थ हम बात कर रहे हैं यहाँ, तो विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, तभी तो हम लोग अपरेंट वेट की बात कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ जो ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को विद रेस्पेक्ट टू अर्थ कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि ये जो वैल्यू है वैसे तो कम होती है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, लेकिन यहाँ m ओमेगा स्क्वायर इंटू r होगी ना, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस देखना है अपने को हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जिस सर्कल में घूम रहे हैं उस सर्कल की रेडियस लेना एक तरह से, तो m ओमेगा स्क्वायर r। तो अपरेंट वेट क्या होगा इसका, क्योंकि इसको mg तो अंदर लग ही रहा है ना, इसको m इंटू जी अंदर की तरफ लग रहा है, तो इसको रिजोल्व करो आप, तो ये एंगल क्या होगा यहाँ, ये एंगल लैम्बडा है ना, तो इसका एक कंपोनेंट इधर क्या जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्बडा ना। तो इसको नॉर्मल भी लग रहा होगा, जो नॉर्मल आ रहा है उसी को हम बोल रहे हैं अपरेंट वेट, क्योंकि वही तो नॉर्मल की वैल्यू वेइंग मशीन पर अगर इसको रखेंगे तो नॉर्मली तो मेजर करेगा, और एक कंपोनेंट इसके ये इधर आएगा, है ना। तो हमें तो अपरेंट वेट की बात कर रहे हैं, यानी n क्या हो गया, W अपरेंट प्लस नॉर्मल उधर ही है, तो m ओमेगा स्क्वायर r, एक मिनट, है ना, दरअसल ये नॉर्मली है ना, अपरेंट इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस लैम्बडा इक्वल टू mg, यानी W अपरेंट इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, और r दरअसल ये कॉस थीटा नहीं है, कॉस लैम्बडा है। तो m ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा r, क्या कर रहा हूँ, ये मिलेगा अपने को mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r कोस स्क्वायर लैम्बडा, तो ये वैल्यू मिलेगी, ये लिख लो पहले। ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. सर एक बार फिर से बता सकते हैं? हाँ देखो क्या हो रहा है यहाँ, ये पहले एक बार लिख लो आप, फिर वापस से समझाता हूँ, एक बार बना लो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, ये मान लो अर्थ है हमारे पास में, है ना, और ये ओमेगा से घूम रहा है, तो आपको मालूम है कि ये इसका ग्रेटेस्ट सर्कल होगा, ये वाला, है ना, यहाँ से जो सर्कल जा रहा होगा वो क्या होगा, इक्वेटर कहेंगे उसको, है ना। इक्वेटर कहाँ से पास हुई, ग्रेटेस्ट सर्कल से, यानी यहाँ इक्वेटर होता है ना, और यहाँ क्या होता है, जियोग्राफिकल साउथ है, और यहाँ क्या है, जियोग्राफिकल नॉर्थ है ना। अब अगर मान लो मैं कहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, और ये एंगल क्या है, यहाँ लैम्बडा है, तो ये जिस सर्कल में घूम रहा है वो मान लो रेडियस r है, तो इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग अर्थ पे बैठ के देख रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बात कर रहे हैं, तभी अपरेंट वेट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो बाहर की तरफ क्या लग रहा है, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लग रहा है,
एम ओमेगा स्क्वायर आर, है ना, क्योंकि सर्कल में इसकी जो रेडियस यानी जो एक्सिस है इसकी जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्योंकि ये जो एक्सिस है इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं हम लोग। या जिस सर्कल में ये उसके सेंटर से, है ना, आर डिस्टेंस पे, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा और अंदर की तरफ क्या लग रहा होगा इसको, mg, क्योंकि तो सेंटर की तरफ ही लगेगा, m इंटू जी। अब यहाँ क्या है कि इसको नॉर्मल तो इधर लग रहा है ना, तो जो वेइंग मशीन पर भी अगर इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इस नॉर्मल को मेजर करेगा। ये जो नॉर्मल है यही हमारा क्या हो गया, अपरेंट वेट हो गया। ये अपने को फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ ये एंगल है ना, और ये जो डिस्टेंस ये एंगल कितना है, लैम्बडा है, तो ये तो रिलेशन होगा यहाँ स्मॉल r बाई कैपिटल R इक्वल टू कॉस लैम्बडा। एक रिलेशन तो ये आ गया, इसकी जरूरत पड़ेगी। दूसरा आप देख रहे हो कि ये एंगल भी तो लैम्बडा ही होगा, तो यानी इसका ये कंपोनेंट क्या मिलेगा आपको, m ओमेगा स्क्वायर r कॉस लैम्बडा। तो यानी अगर ये रुका है तो n प्लस m ओमेगा स्क्वायर r कॉस लैम्बडा इक्वल टू क्या लिखोगे, mg, यानी n इक्वल टू क्या हो गया, w अपरेंट, और ये इक्वल टू हो गया mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r कॉस लैम्बडा, यानी w अपरेंट इक्वल टू हो गया mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r कॉस स्क्वायर लैम्बडा। ये अपरेंट वेट हो गया। अभी क्लियर है? यस सर। तो ये तो लिख लिया, तो फिर नेक्स्ट चलूं मैं? यस सर। यस सर। अब बात करते हैं, ये हमारे पास आ गया, तो अगर मैं जाता हूं पोल पर, तो अपरेंट वेट एट पोल्स, तो साउथ पोल जाओ या नॉर्थ पोल जाओ, तो आप देख रहे हो कि लैम्बडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री, है ना। लैम्बडा की वैल्यू क्या हो रही, 90 डिग्री। तो लैम्बडा अगर 90 डिग्री हो रहा है तो कॉस लैम्बडा तो 0 हो गया, यानी अपरेंट वेट इक्वल टू क्या आ गया, अल्टीमेटली mg आ गया ना, है ना। ये बात सुन में, यहाँ से देखो हाँ इस वाली सर। इक्वेशन से, है ना, क्योंकि ये तो 0 हो गया, यस सर। यस है सर। ना। और अगर मान लो मैं जाता हूँ कहाँ पर, अपरेंट वेट एट इक्वेटर पे जाते हैं, तो आप देख रहे हो कि वहां लैम्बडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो लैम्बडा इक्वल टू 0 का मतलब cos 0 इक्वल टू 1, यानी W अपरेंट क्या हो जाएगा, mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r ना, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इतनी कहानी थी बस इसमें, तो ये वाला पार्ट रह रहा था। ओके, तो ये हो गया, कहने का मतलब है कि कर लिया हमने, तो बन जाएंगे, क्वेश्चन आएंगे तो। वैसे तो लग नहीं रहा है इससे क्वेश्चन पूछने चाहिए थे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन तभी पूछने चाहिए, रोटेशन से रिलेटेड, जब हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ चुके होंगे, तो मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। दरअसल अपरेंट वेट है यार ये, यहाँ भी अपरेंट वेट है। यानी अल्टीमेटली क्या देखा जाए तो नॉर्मली तो है ये। एक्सरसाइज 1 डिस्कस हो गया था क्या इसका, सर्कुलर मोशन का? कंप्लीट नहीं हुआ था क्या पूछा इन्होंने? सर, कंप्लीट नहीं हुआ था सर। नहीं, फेस का क्लास तो वो इसलिए रखवा रहे हैं ना, बोर्ड का है ना, इसलिए रखवा रहे हैं।
कल जो वो क्लास रख रहे हैं तो बोर्ड की क्लास है, तो अगर आप लोग कहते हो तो कैंसिल करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। तो बोर्ड की क्लास करवाना था, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन करवाने के लिए। है ना, तो अटेंड कर लो, फायदा होगा तो बोलो, तो वापस से वैसे भी पढ़ाऊंगा मैं, कभी कभी करना भी पड़ता है बेटा, कोई आंखें दर्द है, मैं भी लेता हूँ कभी कभी 10 घंटे क्लास लेता हूँ, क्या करें, मेरी भी आंखें दर्द करती है। एक काम क्या करो, जब आपकी आंखें दर्द करे, मैं तो ये करता हूँ कि क्लास अटेंड करने के बाद में आप ठंडा पानी लीजिए, है ना, उससे क्या है कि पानी हाथ में, अपने हाथ में लेकर आंखों की तरफ मारिए ऐसे, है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब ऐसे ही मार लीजिए, हाथ में लीजिए अपने, है ना, अपने इसमें हथेली में, और उसको अपने आंखों की तरफ मारिए ऐसे थोड़ी देर के लिए, है ना, ऐसे 4-5 बार। तो उससे क्या होगा कि आपका जो है ना, जो मतलब क्या होगा कि आपकी आंखें थोड़ी ठंडी होगी, क्योंकि दर्द तो करती है, लेकिन जब ठंडे पानी से आप उनको धोगे ना अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्या करो, मैं तो ये करता हूँ, मेरी जब ज़्यादा क्लास हो जाती है तो स्क्रीन पे तो इफेक्ट आता ही है, तो भाई तो स्क्रीन तो सीधी रेडिएशन जा रही है ना, तो है, अब कल के लिए मैनेज करो, फिर नहीं करेंगे ऐसा। वो तो केवल बोर्ड का है, अगर आपको होगा तो हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर लगता है तो मुझे लगा कि कुछ बच्चों ने कहा था कि सर बोर्ड का ये चैप्टर है, ये पढ़ने हैं, इसलिए मैंने कल लगवा देते, सबके लिए कॉमन क्लास लगवा दी, ये था, है ना, कॉमन क्लास इसलिए लगवाई बोर्ड की। वो बोलो क्या चाहिए आपको, हाँ तो फिर बोलो ना, आपकी नहीं लगवाना है तो मना कर दूंगा, उसमें क्या है, बोलो, लगवाना भी है ना भाई, नेक्स्ट वीक भी लगवा दूंगा मैं, ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं ये अभी कल ही, मैं नेक्स्ट वीक भी लगवा दूंगा, कल की भी अटेंड कर लो, नेक्स्ट वीक भी एक और क्लास। हाँ नेक्स्ट वीक कर दीजिए, कल असल में मैथ्स का क्लास भी रखा तो 4 घंटे टेस्ट के बाद ज्यादा हो जाएगा। नहीं, नेक्स्ट क्लास तो मैं नेक्स्ट वीक तो मैं लगवा ही दूंगा, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, पर मैं चाह रहा था कि इस वीक भी ले लो, नेक्स्ट वीक भी ले लो, तो नेक्स्ट वीक करवा देते हैं फिर। ओके सर। बोलो क्या फाइनल बताओ मुझे, नेक्स्ट वीक हो जाएगा नेक्स्ट वीक करना है, ठीक है, तो बोल देता हूँ मैं, क्लास नहीं सर, होगी वरना फिर बहुत कल को। हेक्टिक हो जाता है। नहीं, वो तो मैं मान ही रहा हूँ, ऐसा थोड़ी कि नहीं होगा, बिल्कुल है, परेशान तो ही जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग वीक में लगवा देंगे, फिर कैंसिल है ना। थैंक यू सर। ओके ओके, चलिए एक्सरसाइज 1 में है क्या डाउट, है क्या, और भी कुछ बचा है उसमें? एक्सरसाइज 1 में कुछ बचा है क्या डिस्कस करने का? नहीं तो फिर एक्सरसाइज 3 डिस्कस करें, या फिर नया चैप्टर शुरू कर दूं फिर मैं, बोलो, या कल के लिए पढ़ना है वैसा बोलो फिर। सर कल के लिए पढ़ना, कल के लिए पढ़ना था सर। ठीक है, तो फिर कल के लिए पढ़ाई करो फिर, है ना, ओके। किसका करना है बोलो, किसका ओके डिस्कस सर। करने को कह रहे हैं? आपको डाउट है ना, पूछ लो, जिसको डाउट है फिर पूछ लो, फिर ये नहीं तो फिर मतलब कुछ डाउट हो ऐसे पुराने वाले पूछ लो, ऐसे कॉमन डाउट मत पूछिए फिर, क्योंकि वो तो फिर मैं कॉमन क्लास में डिस्कस करूंगा। हाँ, ये बता देता हूँ कि लीनियर एंगुलर वेलोसिटी ऐसा कुछ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पहली बात तो, आ रही बात सुन में? हाँ, ये नहीं समझना है कि लीनियर एंगुलर नहीं है, नहीं होता है ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ओके। नेक्स्ट, पार्ट 3 किसका पूछ रहे हैं आप मेरे से? सर्कुलर मोशन का पूछ रहे हैं ना? चलो रुको बताता हूँ, किसका क्या डाउट आ गया।
रुको मैं बताता हूँ, जैसे इसको डाउट है पूछ लो, बता देता हूँ। एक मिनट रुको, कहाँ गया? किसमें पूछा आपने मेरे से? एक्सरसाइज 3 के पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1A। हाँ 1A इसका एक। हाँ देखो इसमें क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं करना था, इसका ए ऑप्शन ही बताना मुझे। देखो ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा दिया है इसमें। देखो ये क्वेश्चन है दरअसल इनका सर्कुलर मोशन का। एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3 है ना, ये था ना। एक मिनट कुछ कंफ्यूज तो नहीं हो रहा हूँ मैं? अरे कहाँ गया? पार्ट 3, अच्छा 1A। ये श्रवणी आप जो पूछ रहे हो पार्ट 3 यानी एक्सरसाइज 1 का पूछ रहे हो ना आप? यस उसी की सर। बात कर रहे हो ना? हाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन? इसमें देखो ए ऑप्शन देखो आप इसका, तो यहाँ ग्राफ कैसा दिया आपने को? ये ग्राफ दिया है, यानी ये थीटा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा है। आप देखो ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या हुआ कि ओमेगा इक्वल टू के इंटू थीटा है ना। तो अब इसमें देखो इसको डिफरेंशिएट करो, तो डी ओमेगा बाई डी टी ये अल्फा होता है, इक्वल टू के ये डी थीटा बाई डी टी हो गया। तो डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू यहाँ रखो, तो के डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू क्या नहीं ओमेगा हो गया ना, डी थीटा बाई डी टी, तो के थीटा हो गया है। तो आप देख रहे हो कि ये तो डिपेंड कर रहा है किस पर? थीटा पर। तो क्या कह रहा है? एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज यूनिफॉर्म, नहीं। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉन यूनिफॉर्म, डेफिनेटली। फिर कह रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी ऐसा तो नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आ रहा है वो तो नहीं है। फिर कह रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। हाँ तो आंसर हो गया इसका Q एंड S। अभी समझ में आया? अब कर लोगे बाकी का? देखो के इंटू के थीटा कैसे है? क्योंकि देखो ना डी थीटा बाई डी टी को क्या लिखोगे आप? ये डी थीटा बाई डी टी है ना। अच्छा हाँ सर समझा। ऐसे करना था। और कौन सा क्वेश्चन है? बाकी का बताता हूँ मैं आपको किस किस ने पूछा है। इसमें से बता दिया मैंने, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 का E4 बताना है। ओके पार्ट 2 का E4 क्या कह रहा है? ये ना बकेट इज whirled इन अ वर्टिकल सर्कल विद a string attached। कीर्ति? हाँ सर। ठीक है बताता हूँ, ये लिखना है आपको, लिख लो जल्दी से। हो गया सर। हाँ रुको एक मिनट पीयूष, आपको बताता हूँ मैं, पहले इसका इनका कर देता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास में, देखो E4 की कह रहे हैं बकेट इज whirled इन अ वर्टिकल सर्कल विद स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट। देखो बकेट का क्या होता है, इस सर्कल में जा रही मान लो है ना, तो बकेट कैसा होता है, कैसा दिखता है आपको? बकेट दरअसल ऐसा कुछ होता है, एक ऐसा सिस्टम है ना, ये बकेट बोलते हैं, और इसमें पानी भरा हुआ है मान लो। बकेट इज whirled in a vertical circle with a string attached to it. The water in bucket does not fall down even when the bucket is inverted at the top at its path. In this position, choose most appropriate option if v the speed at the top. तो अगर ये टॉप पे पहुंचा मान लो, है ना, और इसमें ये वाटर भरा हुआ है, तो वाटर भरा है तो आप वाटर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो जब वाटर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे
तो इसका मतलब, और ये बकेट है, तो बकेट को नॉर्मल तो ऐसे लग रहा है ना, लेकिन वाटर नहीं गिरना चाहिए, तो नॉर्मल तो वाटर को नीचे लग रहा है, और नीचे डाउनवर्ड इसको mg भी लग रहा है, और इधर की तरफ इसकी वेलोसिटी v है। तो आप नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या लिखोगे, mg प्लस n इक्वल टू mv स्क्वायर बाई इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल r है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इन दिस, तो क्या है, mg इज नॉट ग्रेटर देन, तो देखो mg की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ, देखो mg इज नॉट, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ देखो mg क्या आ रहा है, लेस देन mv स्क्वायर बाई आर आ रहा है। तो आंसर क्या हो गया, mg इज नॉट ग्रेटर देन mv स्क्वायर बाई आर, बिल्कुल सही है। mg इज ग्रेटर देन नहीं, mg इक्वल टू दिस वन नहीं, नो mg इज नॉट लेस देन नहीं, mg लेस देन mv स्क्वायर बाई आर है। पॉइंट क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ सर। क्योंकि इधर इसकी वेलोसिटी v है ना, और डाउनवर्ड ही हम लोग यहाँ नॉर्मल भी लाइन लेंगे, प्लस mg भी नीचे है। तो ये कॉन्सेप्ट है, केवल वाटर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है आपको, बकेट का नहीं, वाटर का देखना है ना। और कौन सा है, रुको पीयूष आप कौन सा बता रहे थे, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का, ये भी बताता हूँ 1 मिनट में आपको। ये हो गया एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का, E4 हो गया, पार्ट 3 का 2D भी बताना है। 1 मिनट रुको, नहीं सर वो हो गया ना। पीयूष आपको कौन सा कह रहे थे, हाँ अच्छा, अगर ओमेगा डिक्रीज कर रहा है तो एक क्वेश्चन आए, चलो बता देता हूँ। हाँ, जैसे मान लो ये हमारे पास एक्सिस है, और एक पार्टिकल मान लो इस ऐसे घूम रहा है v स्पीड से, तो इसका ओमेगा जो है ना वो इस डायरेक्शन में है। ओमेगा इस डायरेक्शन का मतलब ये नहीं है, ओमेगा तो इसका, ओमेगा इसका किधर है, अगर उधर घूम रहा है तो ऊपर की तरफ है। लेकिन अगर मान लो इसका ओमेगा डिक्रीज कर रहा है, मान लो ओमेगा डिक्रीज कर रहा है, तो डेफिनेटली इसका अल्फा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये मतलब हुआ। ओके, है ना। तो मैं एक चीज और लिख देता हूं, वैसे यहां देखो, थीटा ओमेगा अल्फा, ये इनको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स मतलब जिनका कोई ओरिजिन नहीं है, यानी जो सिर्फ एक्सिस के अलोंग होते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा एक्सिस के अलोंग ही होंगे, या तो अपवर्ड होंगे या डाउनवर्ड होंगे, मतलब उस हिसाब से जैसे कैसे उसका घूम रहा है वो। तो राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन देखेंगे, तो अल्फा अगर रिटार्डेशन की बात कर रहा है, यानी ओमेगा डिक्रीज कर रहा है, तो अल्फा उसके अपोजिट होगा। अगर अगर ओमेगा इंक्रीज कर रहा होता, यानी ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो अगर यहाँ ओमेगा इसकी डायरेक्शन ये होगी, अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो डेफिनेटली इसका अल्फा भी ऊपर की तरफ ही होगा, अल्फा की डायरेक्शन भी ओमेगा की डायरेक्शन में होगी। ये क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना अभी इसमें। भाई क्लियर है, किसका डाउट था, शेष। पहले कौन सा लेना है पीयूष का, कौन सा पहले क्वेश्चन ले लेता हूँ, तो मैं एक्सरसाइज 2 का, नहीं कहाँ गया आपका क्वेश्चन, आरुषि का कौन सा क्वेश्चन है, पार्ट 3 का 2D ले लेता हूँ, पहले पार्ट 3 का 2D बताता हूँ। चलो देखो, अब पार्ट 3 के 2D में, अच्छा हो गया एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1, 1 मिनट रुको, ये बताता हूँ पहले। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 3, हाँ ये बता देते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ये है, ये सर्कुलर मोशन का ही है, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 3, सर्कुलर मोशन का ही है। इसमें कह रहा है कि ये वॉल है और एक टॉर्च है यहाँ, है ना, ये टॉर्च है, तो ये लाइट दे रहा है ऐसे, लेकिन ये इस एक्सिस के अबाउट घूम भी रहा है ओमेगा से। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वॉल है यहाँ,
तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग वहां कर चुके थे, वैसे ऐसा ही इसी तरह पैटर्न का क्वेश्चन किसमें, डिफरेंशिएशन में। तो ये डिस्टेंस फिक्स है, यहाँ 3 मीटर है, इसको मैं h मान लेता हूँ। अब ये घूम रहा है तो क्या हो रहा है कि किसी इंस्टेंट पर यहाँ पहुंच जा रहा है, यानी यहाँ पहुंच जा रहा है ना। तो यहाँ पहुंच जा रहा है, तो ये हमारे पास में, यानी ये ऐसे हो जा रहा है। मैं यहाँ इसका फिगर यहाँ ले लेता हूँ, यानी एक तरह से ये टॉर्च जो है ना, तो ये इधर की तरफ है, ये रोटेट करके यहाँ चला रहा है। तो ये एंगल है ना, क्या कह रहा क्वेश्चन में, तो कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है। किससे घूम रहा है? कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है ये, है ना। तो इसका मतलब कितना रोटेट हो गया, ओमेगा इंटू टी ना, टी इक्वल टू 0 पे, क्योंकि ये इधर था, है ना, टी इक्वल टू 0 पे इधर था, और किसी टाइम टी पर ये यहाँ पहुंच गया, यानी ओमेगा टी। तो ये कह रहा है कि ये जो स्पॉट, यानी यहाँ क्या होगा, स्पॉट होगा नहीं, इसका लाइट का स्पॉट होगा ये। तो हमें बताने की इसकी स्पीड क्या, तो मान लेते हैं डिस्टेंस x है ना, और ये थीटा 45 है, तो यानी ओमेगा टी भी कितना हो गया, एक तरह से π/4 हो गया ना, उसकी बात कर रहा है, यानी वो टाइम मिल गया अपने को एक तरह से। तो क्या करेंगे, हमारे पास ये फिक्स है, तो मैं यहाँ लिखूंगा x/h इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan ओमेगा टी हो जाएगा ना। इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो x इक्वल टू h tan ओमेगा टी, है ना। ओमेगा अपने को दे रखा है इसने, कितना है, 0.1 है ना। देखो यहाँ से क्या आ गया, dx/dt इक्वल टू h tan क्या हो गया है, सेक स्क्वायर ओमेगा टी इंटू ओमेगा। हमें ये वेलोसिटी चाहिए कि किस वेलोसिटी से ये स्पॉट इधर मूव कर रहा है, वो dx/dt है। अभी कर लोगे, तो यहाँ रख दो, कुछ नहीं करना था। तो v इक्वल टू हमारे पास h कितना है, 3 है, और सेक 45 की वैल्यू क्या होती है, यानी 2 आ जाएगा, इंटू ओमेगा कितना है यहाँ, 0.1 है, इसका मतलब 0.6 मीटर पर सेकंड हो गया। अभी समझ में आया? अभी क्लियर है भाई ये सबको? ठीक है, और कौन सा बताना है इसमें, फ्रिक्शन कहना है? हाँ पूछो पूछो पूछो, बिल्कुल। फ्रिक्शन का डाउट है, पूछ सकते हो, ग्रुप पे है ना, ग्रुप पे भेज रहे हो ना, भेज दो। ग्रुप पे भेजो, ज्यादा अच्छा रहेगा ना। क्या क्वेश्चन है, चलिए। A block of mass 2 kg is pushed against a rough vertical wall with a force of 13 न्यूटन। अच्छा, ये वॉल है, और ये वो ब्लॉक है, ये ब्लॉक है हमारे पास में। ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज पुश्ड अगेंस्ट अ रफ वर्टिकल और विद अ फोर्स, यानी जो फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ, ये 30 न्यूटन है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है, म्यू एस 0.5 है, इसका मास दिया है 2 kg है। Another horizontal force of 15 Newton is applied on the block in direction parallel to the wall. Okay, दरअसल ऐसा है, मैं इसको इधर से देख रहा हूँ, तो दरअसल ये वॉल ऐसा है, और ये फोर्स देखो, अभी समझ में आ जाएगा। यानी जो ये 30 न्यूटन जो अप्लाई कर रहा है ना, दरअसल वो इस तरह से अप्लाई कर रहा है, और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स इसको कौन कितना लग रहा है, 15 न्यूटन लग रहा है, और डाउनवर्ड भी तो इसको लग रहा है, कितना लग रहा है, 2 × g। ये पहले तो विजुलाइज हो आपको पिक्चर कैसे है। ये विजुलाइज हो रहा है आपको? और ये 30 न्यूटन, हाँ, ये 30 न्यूटन में इस ब्लॉक के परपेंडिकुलर, यानी
जो फिगर बनाया है ना उस फिगर में इसके परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा हूं मैं, ये 30 न्यूटन है। क्लियर? तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, देखो नॉर्मल इसको इधर की तरफ लग रहा होगा, तो मान लेते हैं एन डैश, तो एन डैश कितना हो गया, 30 न्यूटन हो गया। तो पहले तो मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखोगे आप, म्यू एस इंटू एन डैश लिखोगे, कितनी आ गई 0.5 इंटू 30, यानी कितना आ गया 15 न्यूटन आ गया। अब आप देखो ये कितना है 20 न्यूटन, तो आप यहाँ देखो इसको इधर की तरफ, यानी इधर कितना लग रहा है 15 न्यूटन और 20 न्यूटन, दोनों का रिजल्टेंट कितना जा रहा है इधर 25 न्यूटन जा रहा है। इसका मतलब 25 जो रिजल्टेंट फोर्स हमने अप्लाई किया वो 15 से तो ज्यादा है ना। तो कह रहा व्हाट इज द एक्सेलरेशन। तो एक चीज और है इसमें कि, तो इसने अपने को एक्सेलरेशन तो इसका बताओ, स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो दे ही नहीं रखा, फिर कैसे निकालोगे? हाँ ये तो गड़बड़ है। तो ये तो अपने को स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया है, तो फिर उसी को मान लो, फिर क्या करें? अगर उसी को मान के कर रहे हैं तो फिर तो वो वही काइनेटिक हो गया, तब तो ये आ ही जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन फिर किधर लगेगा इसको, अगर मैं उसी को काइनेटिक फ्रिक्शन मानता हूँ, है ना भाई, समझ में आ रही है बात? यस सर। क्योंकि 0.5 इंटू 30, तो ये तो सही आ रहा हमारा। हाँ, इसका मतलब है कि इसको इधर लग रहा है 15 न्यूटन, जो कि इसको F के मानेंगे, और इधर लग रहा है 25 न्यूटन। तो नेट एक्सेलरेशन इधर की तरफ बनेगा इसका 25 माइनस 15 इक्वल टू 2 इंटू ए, यानी 10, यानी A इक्वल टू आ रहा है। तो क्या दिया आंसर? सर 5। लेकिन वो तभी होगा जब म्यू एस इक्वल टू म्यू के होगा, है ना। तो वो क्वेश्चन में गड़बड़ बोल रहा है वो तो इसका मतलब मैंने तो मान लिया, क्योंकि ज्यादा आ रहा है तो फिर तो क्या करें, वो बताएगा। वैसे तो इसमें थोड़ा गड़बड़ है ना, कुछ क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट था, तो कोई बात नहीं, उसको म्यू, उसको सिर्फ इतना लिख देना चाहिए था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, तब हम लोग दोनों को सेम मान लेंगे। ओके, हो गया? चलिए फिर, है ना, अच्छा क्वेश्चन था, मालूम है, इस क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। थोड़ा क्या है ना, वो विजुअलाइजेशन की वजह से ऐसा हो रहा, वरना ऐसा नहीं बहुत टफ था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब आएंगे तो ऐसे अपने को लगता है बड़ा टफ क्वेश्चन। इस बार भी ऐसा एक सिंपल सा क्वेश्चन था, तो बच्चों को लगा क्या पूछ रहा है, लेकिन थोड़ा सा सोचोगे तो तुरंत उसके आंसर्स मिल जाएंगे आपको। फ्रिक्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन था। एक रॉड दिया होता है, 2 फिंगर थे, है ना, लेफ्ट और राइट, उस पर रखा हुआ था फिंगर, एक को मूव करा रहे हैं, एक को रेस्ट पे है ना, इस तरह से क्वेश्चन था। और फिंगर मूव करती जा रही, इसका मतलब सेंटर मास रेस्ट पर था। थोड़ा सोचना था, मतलब आप सोचिएगा उस क्वेश्चन के बारे में। और भी है, कौन सा क्वेश्चन है? वो कर तो दिया, ठीक है ना, ये तो क्वेश्चन था ना, अभी बताया ना। ओके, ये करवा दिया मैंने क्वेश्चन, जब पहले इन्होंने पूछा था। ठीक है फिर, हेलो, ठीक है क्या? ओके सर। ओके सर, बाय सर। बाय बाय। ओके, बेस्ट ऑफ लक कल के एग्जाम के लिए, है ना। थैंक यू थैंक सर। यू थैंक यू सर। सर, बाय सर। हाँ, एडवांस का पेपर है, आराम से सोच समझ के पेपर सॉल्व करेगा, जल्दबाजी नहीं, ठीक है, पेशेंस के साथ करना, यही तो सीखना है एडवांस के पेपर में हमें, क्योंकि सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती है, पेशेंस रखिएगा बस। ओके, और सबसे पहले मल्टी करेक्ट नहीं करते हैं, वो लास्ट में करिएगा उनको। चलिए फिर, ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय सर।